चलिए, तो आज का सेशन लेक्चर 2 कॉस्टिंग का स्टार्ट करने से पहले कल वाले जो लेक्चर 1 था उसका थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू उसको क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फैक्ट्री है, आपके पापा का शर्ट बनाने का फैक्ट्री, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, मॉनेटरी सेक्रीफाइस करना टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, मतलब पैसे के टर्म में कुछ सेक्रीफाइस करना, रिसोर्सेज खरीदना, ठीक है। किसके लिए? शर्ट बनाने के लिए। कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का पता लगाने के लिए इन दोनों का यूज़ करना। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब खर्चा से लेकर कॉस्ट शीट बनाने तक का सारा चीज़ का रिकॉर्डिंग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए, और डिफरेंस भी फिर हम देखे थे। डिफरेंस मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपना गर्लफ्रेंड को आपको दिखाना है कि हाँ देखो इतना ही खर्चा है, इतना ही प्रॉफिट है, ठीक है। इतना खर्चा हो रहा है मेरा, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना कॉस्ट लग रहा है, ताकि ससुरा कम खर्चा करवाएगी। और कॉस्टिंग डाटा किसको दिखाना है? पापा को, ताकि बिजनेस में सही डिसीजन लिया जा सके कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है और किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है। ऑब्जेक्टिव आप हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे कि भाई प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, ईच यूनिट हम लोग सर्टेन कर सकते हैं अमाउंट, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। असिस्ट हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प कर सकते हैं मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। फिर हम देखे थे कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मान लीजिए शर्ट बनाने का आपके पापा का फैक्ट्री है। डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया सर जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, धागा, बटन। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो शर्ट का कटिंग करने के टाइम में जो मशीन यूज़ किए होंगे, ठीक है, वो सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। जैसे कैंची है, तो कैंची में आप जो ऑयल वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो स्मूथ चले, स्मूथ काटे, ठीक है। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दर्जी को लेके हैं डायरेक्ट कि भाई आप जो मेरा दर्जी काम कर रहा है ऑफिस में, ठीक है, वो लोग क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दर्जी, टेलर। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो उस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, जो मैनेजमेंट देख रहा है लोग, ये लोग क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली शर्ट को लगता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास बटन लगाने का आपके पास, चाहे शर्ट को मान लीजिए आपके पास शर्ट को पैक करने के लिए आपके पास जो देखते होंगे प्लास्टिक वगैरह कॉलर के पास लगा के अच्छा से कूट उट देता है शर्ट में। तो मान लीजिए वो आपके पास स्पिनिंग करने वाला आपके पास मशीन ख़राब हो गया, चाहे है ही नहीं, तो आप बाहर से कहीं से करवाएंगे। तो ये क्या है? पर्टिकुलर उस शर्ट को लग रहा है, इसलिए वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए जो दर्जी आया, ठीक है, तो वो कहीं चाहे लेबर जो इनडायरेक्ट लेबर लोग हैं, जो जैसे कि गार्ड हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, वो लोग का जो टेलीफोन चार्जेस हैं वो सब जो देते हैं, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए, फिर एक फर्नीचर वाला भी आपको एग्जांपल दिए थे। जो दिखता है उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, जो नहीं दिखता उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जिसका काम दिखता है उसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसका काम नहीं दिखता फाइनल प्रोडक्ट में उसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो डायरेक्ट लगता है प्रोडक्ट पर, जो खर्चा डायरेक्टली लगता है प्रोडक्ट पर उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, और जो खर्चा इनडायरेक्टली लगता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तीनों अगर फैक्ट्री में लगता है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी इसी को कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इसी को कहते हैं। मतलब अगर फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग जाए तो उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है
जो फैक्ट्री के अंदर लगेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, यूज्ड इन फैक्ट्री, यूज्ड इन फैक्ट्री, इनकर्ड इन फैक्ट्री, ठीक है। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ऑयल एंड ग्रीस, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, स्टेशनरी आइटम, क्लीनिंग आइटम, ठीक है, जहाँ मान लीजिए काम हो रहा है, वहाँ साफ़ सफाई का काम चल रहा है, चाहे उससे रिलेटेड कुछ स्टेशनरी का आइटम लग रहा है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जैसे सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र, ठीक है, वेजेस, सैलरी ऑफ क्लीनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, जैसे अभी हम बता रहे थे उस टाइप का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसका रेंट, रेट्स, टैक्सेस, बिल्डिंग का, फैक्ट्री का रेंट एंड टैक्स जो आप पेमेंट कर रहे हैं, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, मशीन, लाइटनिंग, ठीक है, फैक्ट्री का क्लीनिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। और एक चीज़ छोटा जो कि पीछे ही बताए थे, यहाँ ही बता देते हैं, डेली बेसिक्स पर या ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है उसको वेजेस मिलता है, ठीक है। और मंथली बेसिक पर या थोड़ा मिडिल लेवल में या अपर लेवल पर जो काम करते हैं उसको सैलरी मिलता है, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, मैनेजर्स हो गया, ETC, ठीक है। चलिए, कंपनी का रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाता है? रॉ मटेरियल और स्टोर रूम में क्या, सॉरी, रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाता है? कंपनी का रॉ मटेरियल कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम एंड वेयर हाउस में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, देखो, वेयर हाउस कहाँ होता है? फैक्ट्री से बाहर होता है, ठीक है। फिनिश्ड गुड रखते हैं वहाँ, बना बनाया माल एकदम बेचने के लिए रेडी है, जो आपका प्रोडक्ट, इसका पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गया है, ठीक है, वो है वो उसको, वो जो फिनिश्ड गुड है उसको रखते हैं हम लोग वेयर हाउस के अंदर। उसके बाद दूसरा, फैक्ट्री में होता है जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ प्रोडक्शन किया जाता है फैक्ट्री के अंदर में, वहाँ पे रॉ मटेरियल को रखते हैं, ताकि मान लीजिए जैसे शर्ट बना रहे हैं तो हम तुरंत वहाँ से बटन लाएँ जितना चाहिए, तुरंत वहाँ से कॉटन लेके आएँ, तुरंत वहाँ से जो चीज़ उसमें लग रहा है, डाई हो गया, कलर हो गया, जो भी उसका रॉ मटेरियल है, तो हमको तुरंत मिल जाए। तो इसलिए स्टोर रूम कहाँ रखेंगे? जहाँ काम हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, वहाँ हम लोग रॉ मटेरियल रखते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री से बाहर होता है वेयर हाउस, फिनिश्ड गुड, उसमें रखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा फैक्ट्री है नासिक में, ठीक है, नासिक जहाँ मेरा फैक्ट्री है, वेयर हाउस मुंबई में होगा, जैसे मान लीजिए जहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपना माल वहाँ रखे हैं ताकि हम वहाँ से ईजिली बेच सकें, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा फैक्ट्री है सिवान में, ठीक है, और हम पटना में उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज के रखे हैं, क्योंकि पटना में ज़्यादा कस्टमर है, ठीक है, सेल के लिए, तुमको पता है कि वहाँ से हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हाँ, तो इसलिए। चलिए अगला पेज चलते हैं। अब जैसे देखिए कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल 1, मान लीजिए स्टोर रूम जो है आपका, ठीक है, स्टोर रूम कहाँ है? फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। उसका रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है, ये सब क्या है? इसको हम क्या कहेंगे बताइए, इसमें से कुछ होगा तो। देखो यहाँ पे सबसे पहले 3 स्टेप्स के थ्रू हम ईजिली जान सकते हैं, इस 3 स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है। देखिए, स्टेप नंबर 1, मटेरियल है या नहीं, लेबर है या नहीं, एक्सपेंसेस है या नहीं, पहले ये देख लेंगे, ठीक है। फिर डायरेक्ट है या नहीं, इनडायरेक्ट है या नहीं, ठीक है। और थर्ड स्टेप में देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स है या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, मटेरियल है कि नहीं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये देखना है। सेकंड स्टेप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे स्टोर रूम का रेंट है, मटेरियल है ये,
हाँ मतलब आपको शर्ट बनेगा तो स्टोर रूम का रेंट वहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है, काट दिए। लेबर है, ये लेबर चार्जेस है, नहीं है, लेबर कॉस्ट भी नहीं है, काम दिखता है, नहीं दिखता है। तो ये क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो कि कैसा कैसे कैसे लग रहा है, क्या आपको पता है कि जो आप शर्ट पहन रहे हैं वो कहाँ से आया है, क्या क्या उसके ऊपर कौन से मशीन से काटा गया था, किस जगह में उसको रखा गया था। तो वो डायरेक्ट वो है जो उसमें दिख रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो उसको डायरेक्टली लग रहा है, ठीक है, डायरेक्टली जो उसको लग रहा है वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। बट यहाँ क्या है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट है। चलिए इधर एक्सपेंसेस हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्टली उसको मदद कर रहा है शर्ट बनाने में, रॉ मटेरियल को रख कर स्टोर करके, ठीक है। और फिर कहाँ लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लग रहा है। तो क्लियर हो गया। फिर अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री में आपका एक फर्नीचर, मान लीजिए फैक्ट्री है जहाँ फर्नीचर बनता है, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहला एक डिपार्टमेंट है, और पहला एक डिपार्टमेंट है फैक्ट्री का फर्नीचर वाला, एक और डिपार्टमेंट है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू फर्नीचर का काम करेंगे। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए हमने कुछ आइटम यूज़ कर लिया, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ठीक है, ये सब यूज़ कर लिए। तो ये क्या है बताइए, तो हम कैसे देखेंगे सब, ये जो 3 स्टेप्स हैं, क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, बाय यूजिंग 3 स्टेप्स, ठीक है। मटेरियल है या नहीं, लेबर है या एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है। मटेरियल है क्योंकि इनडायरेक्टली उसको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा कि पेट्रोल से मशीन को चलाए थे तो वो कटिंग किया था, ठीक है, बट मशीन को मेंटेन करने के लिए हमने ये चीज़ यूज़ की है, ठीक है। तो ये क्या है, मटेरियल है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये पेट्रोल शर्ट में नहीं दिखेगा, फाइनल जब शर्ट बन जाएगा तो उसमें पेट्रोल नहीं दिखेगा, इसीलिए आँख से नहीं दिखता है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। तीसरा नंबर कहाँ लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट आते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री में आपका फैक्ट्री है, ठीक है, फर्नीचर का ही, इसमें एक जगह रिसर्च होता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक है टेस्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए रिसर्च करने के लिए टेस्टिंग मटेरियल और कुछ केमिकल को यूज़ कर लिया लो, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपका अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पर। तो बताइए ये क्या है, मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं लग रहा है, इनडायरेक्ट है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है। मान लीजिए वहीं जगह पर आपका उसी फैक्ट्री में मैनेजर है, उसको आप सैलरी या वेजेस जो भी कुछ देते हैं, बताइए ये क्या है। सर सबसे पहले तो ये वेजेस का बात आ गया, तो ये मटेरियल नहीं है, ठीक है, लेबर है, एक्सपेंसेस नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये मैनेजर है, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के टाइम में ये भी लेबल नहीं है, ठीक है। और तीसरा ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज देखें, आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेम चीज़ है। ये तीनों अगर, यहाँ देखिए, ये तीनों अगर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है तो उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कौन तीनों, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख के रखे हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस, क्लीनिंग मटेरियल्स यूज्ड इन ऑफिस, ETC।
इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अकाउंटेंट मैनेजर, सेक्रेटरी, लीगल मैनेजर, अदर वर्किंग स्टाफ्स इन ऑफिस, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया जैसे रेंट, रेट्स ऑफ टैक्सेस बिल्डिंग, ठीक है, रिपेयर, इंश्योरेंस, लाइटनिंग, क्लीनिंग एक्सपेंसेस। चलिए तो आइए देखिए, ये 3 एग्जांपल तो हम देख लिए, एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, वो सारा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में लगा हो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। और वो सारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में यूज़ हुआ हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीसरा नंबर, यूज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में यूज़ हुआ हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। चलिए आइए तो इसका कुछ अभी एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए फर्नीचर फैक्ट्री में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। मान लीजिए आपका फर्नीचर फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में प्रिंटिंग मटेरियल कुछ प्रिंट करने के लिए लगा, स्टेशनरी मटेरियल, क्लीनिंग मटेरियल कुछ वहाँ क्लीन करने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए पोछा मारने के लिए, ठीक है, फिनाइल वगैरह लेके आया तो उससे उसको साफ़ सफाई किया गया। आप वहाँ कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, तो बताइए ये सब क्या है, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है। तो लेबर तो ये नहीं है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी नहीं है, मटेरियल है, ठीक है। दूसरा देखिए, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, 3 स्टेप्स को हर जगह फॉलो करना है। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हम इजीली किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई ये एक्चुअल में क्या है, और गलती भी नहीं होगा, सिर्फ हम ये 3 स्टेप्स को याद रखें तो। मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है, तो पहला पता चल गया मटेरियल है, ठीक है। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट होगा तो दिखता और इनडायरेक्ट है तो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा सर, तो इसलिए इनडायरेक्ट है। लगा कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ऑफिस का, मान लीजिए ऑफिस का अकाउंटेंट का सैलरी, ठीक है, अकाउंटेंट का सैलरी, स्टाफ सैलरी, मेंटेनेंस वेजेस दिए, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी दिए, ये सब क्या है, मटेरियल तो ये है नहीं, सैलरी वेजेस का बात है तो ये सीधे आ गया लेबर में, ठीक है, क्योंकि सैलरी वेजेस का बात आ गया इसलिए ये क्या है, लेबर है। बिकॉज प्रोडक्शन में ये लोग काम नहीं किए इसीलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट है। और एडमिनिस्ट्रेशन में लगा है इसलिए ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, ठीक है। चलिए वो आगे देखते हैं। मान लीजिए ऑफिस का एक्सपेंसेस, ठीक है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, कंप्यूटर डेप्रिसिएशन, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, फर्नीचर और डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है बताओ, मटेरियल है, देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या ये मटेरियल है, ये चीज़ मटेरियल है, नहीं सर एक्सपेंस है, लेबर भी नहीं है। क्या ये डायरेक्ट लग रहा है प्रोडक्ट को, नो सर डायरेक्ट नहीं लग रहा है, सर ये इनडायरेक्ट लग रहा है, ठीक है। फिर देखिए ये लगा कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, कितना सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, सेलिंग से रिलेटेड हो अगर ये तीनों, ठीक है, ये तीनों अगर सेलिंग के टाइम लगता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको कहेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, जहाँ फर्नीचर बनता है, ठीक है, फर्नीचर फैक्ट्री है, वहाँ वेयर हाउस है, ठीक है, सेल करने के लिए वेयर हाउस में अपना फिनिश्ड गुड हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो अब मटेरियल,
लेबर और एक्सपेंसेस का कैटेगरी देख लीजिए। मटेरियल क्या होगा, क्लीनिंग कुछ लगा दिए वहाँ, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैटलॉग्स, जैसे हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ जो मेन्यू कार्ड होता है उसी तरह कैटलॉग्स शॉप में होता है कि भाई आपका कौन कौन सा वैरायटी है आप दिखाइए, ठीक है। मेन्यू कार्ड होता है, मेन्यू का टाइप का। सैलरी टू वर्कर, सेल मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर का सैलरी, सेल्स, ठीक है, सेल्समैन का सैलरी, डायरेक्टर का सैलरी, ये सब क्या हो गया, लेबर एंड सैलरी में आ गया, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट करते हैं आगे, कंटिन्यू। एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर, इंश्योरेंस फॉर गुड्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट से, सेलिंग डिपार्टमेंट से वेयर हाउस तक लेकर जाना, ठीक है, या प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लग गया, डिस्ट्रीब्यूशन करते के टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलिए जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट था, आपके पापा का जो शर्ट का फैक्ट्री था, वो शर्ट लेके जा रहा था, उसके में रास्ता में भाई जिस ट्रक से आप भेजे थे वहाँ टोल टैक्स उसको देना पड़ा। जब टोल टैक्स जैसे बॉर्डर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करते हैं हम, तो उस टाइम में देना पड़ता है। तो टोल टैक्स जो दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, लेकिन एक्सपेंस है। ये आपको डायरेक्ट नहीं लगा, पता नहीं, इनडायरेक्ट लगा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट उस पर नहीं लगा, इनडायरेक्टली लगा प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। कहाँ कब के टाइम में लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम में लगा है, इसलिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए आपका गाड़ी पंचर हो गया, जिस गाड़ी से आप भेजे थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्रोडक्ट को फिनिश्ड अपने फैक्ट्री से प्रोडक्ट को बनाकर वेयर हाउस में आपका जो गाड़ी जा रहा था वो पंचर हो गया मान लीजिए, तो आप उसको रिपेयर करवाएं, तो वो आपके लिए क्या है, हाँ बताइए। मटेरियल तो है नहीं, लेबर भी नहीं है, एक्सपेंस है, ठीक है। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और लगा कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन करते के टाइम में, इसलिए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। चलिए ठीक है, तो इसलिए कहते हैं हुआ कि ज़्यादा इधर उधर लड़की के चक्कर में मत घूमिए। देखिए आप, हमारे जो पापा होते हैं कितना मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं, और उसको हम लोग ही सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में सब लड़का लोग पैसा बर्बाद कर देता है, लड़की लोग बर्बाद कर देती है। नहीं करना चाहिए, माँ बाप का उम्मीद होता है आपसे बहुत कुछ ज़िंदगी में, तो ध्यान रखिए उस चीज़ को। चलिए, क्योंकि वो अपना सारा सुख त्याग करके, अपना चीज़ काट करके आपको देते हैं कि हाँ मेरे बच्चों को कोई कमी ना हो, तो उस चीज़ के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, रेडी रहें, ठीक है। चलिए ईमानदारी से पढ़िए, ये सब चक्कर में ध्यान मत दीजिए, सही है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ बिहेवियर और वेरिएबिलिटी, ठीक है। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट नाम सुने होंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यही तीनों है, छोटा सा टॉपिक है, बस ख़त्म ही है। मान लीजिए मेरा एक क्लास का, हम क्लास चला रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम एक लिए हैं, ठीक है, हॉल रेंट पे, और एक मान लीजिए कि नोट्स देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास नोट्स है कुछ, ठीक है, नोट्स है, मेरा कुछ बुक है जो कि जिसके थ्रू हम पढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए एग्जांपल, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसएससी पढ़ाते हैं, ठीक है, और क्लासरूम है, ठीक है, हॉल पे लिए हैं, एक ये पार्ट हो गया और एक पार्ट हो गया नोट्स, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए
उस जो हॉल को हम रेंट पे लिए हैं उसका 1 लाख पर मंथ हमको पेमेंट करना है रेंट, ठीक है। अवेलेबल सीट है उसमें 500, ठीक है। और जो मेरा एसएससी का बुक है उस बुक का दाम है 500 रुपया, ठीक है, पर नोट्स, पर स्टूडेंट्स के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इतने एग्जांपल समझ गए। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पर 3 चीज़ है। एक मान लीजिए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट 0 है मतलब स्टूडेंट नहीं आ रहा है, तब भी क्या हमको रेंट देना पड़ेगा। अब आपसे हम रेंट पे लेंगे तो आप नहीं पेमेंट मांगेगा तो आपका जो जहाँ शादी होगा वो कहेगी कि पैसा मांगिए ना, रेंट मांगिए ना सर से, रेंट बोलिए ना सर से, ठीक है। तो रेंट लेना पड़ेगा। तो एक अब बच्चा है या ना है वो मैटर नहीं है, 1 लाख रुपया रेंट हमको देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर बच्चा ही नहीं है तो नोट्स कहीं बिकेगा जी, नहीं बिकेगा सर। तो नोट्स कितना रहेगा, 0। बच्चा अगर 10 आए तो भी रेंट कितना देना पड़ेगा, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख पे लिए हैं। और ठीक है, मान लीजिए तो 10 बच्चा आ गया तो कितना का बुक बेचा गया, 5,000 का नोट्स बिक गया, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे 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 मान लीजिए बढ़ता रहेगा। जैसे 20 बच्चा आया तो 50 बच्चा आया, 100 बच्चा आया, तो ऐसे ही धीरे धीरे नोट्स का क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इससे हम लोग क्या सीखें। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, ठीक है। इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, इस टाइप का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अप टू सर्टेन लेवल कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड, मतलब अगर 500 जैसे सीट है उसमें, और अगर बच्चा 502 आ गया, 3 आ गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमको अलग से, मान लीजिए 600 बच्चा आ गया तो फिर हमको एक और हॉल लेना पड़ेगा रेंट में, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अप टू सर्टेन लेवल कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड। एक लेवल है 500 तक कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अमाउंट फिक्स्ड है रेंट का, इसलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट है ये, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट में इट वेरीज विथ प्रोडक्शन। जैसे स्टूडेंट जब नहीं आ रहा था तो नोट्स भी नहीं बिक रहा था, स्टूडेंट आया धीरे धीरे क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों बढ़ेगा, दोनों में क्या डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा घटेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, ठीक है। मतलब अगर 500 का मान लीजिए कि 10 नोट्स, 10 स्टूडेंट आया, 10 स्टूडेंट को 10 नोट्स दिए तो 5,000 रुपया लगेगा। फिर अगर 20,000 को दिए तो 5,000 के ही, मतलब 500 पर स्टूडेंट पर वो नोट्स का खर्चा 500 ही ना होगा जी, ठीक है। तो इसलिए 500 होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, मतलब बुक कितना ही बढ़ जाए लेकिन नोट्स का जो रेट है वो सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इसको ग्राफिकल के थ्रू भी थोड़ा देख लें। देखिए ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये है फिक्स्ड कॉस्ट, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, इच नोट्स होगा 500 का ही, ठीक है। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोडक्शन और कॉस्ट में। स्टूडेंट बढ़ता, एग्जांपल जैसे देखिए एक स्टूडेंट बढ़ता जाएगा तो नोट्स का ही प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और देखिए दीज आर वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तीनों कहाँ आता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यही जैसे कॉस्ट बढ़े, जैसे कॉस्ट बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, उसी तरह। अब देखिए, अब आइए आप इसका ग्राफ अभी बताते हैं, 1 मिनट का बस टाइम दीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। 1 लाख रेंट का पेमेंट फिक्स्ड है, बच्चा आए या ना आए करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो रिलेशन इन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बिकॉज अमाउंट इज फिक्स्ड, ठीक है। इसका प्रोडक्शन और कॉस्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो बच्चा आए या बच्चा ना आए तब भी सर आपसे बात हुआ, डील हुआ तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा रेंट के लिए, वही चीज़।
अप टू सर्टेन लेवल कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड। जो बताए थे कि अवेलेबल सीट 500 है और अगर 600 बच्चा आ गया तो उसके लिए वो फिर अलग से क्लास लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, क्लास का रेंट कोई स्टूडेंट ना भी आए तो भी पेमेंट देना पड़ेगा, वही चीज़। और फिर एग्जाम्पल में आ जाइए, जैसे वहीं रेंट हो गया, मैनेजर का सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इस ETC ये सब क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, सो फिक्स्ड कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है। अमाउंट ऑफ रेंट मान लीजिए इधर हम ले लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर ले लिए। ठीक है, बच्चा अगर 0 आए, ठीक है, तो भी 1 लाख पेमेंट देना पड़ेगा। बच्चा 10 आए तो भी पेमेंट यहीं जाएगा, बच्चा 50 है तो भी यहीं जाएगा, बच्चा 500 आए तो भी यहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए ये लाइन ओरिजिन से नहीं है। ओरिजिन से क्यों नहीं है, इसका आंसर ये है। ठीक है, अगर क्लास में कोई ना भी आए तो भी पेमेंट देना ही पड़ेगा 1 लाख। ठीक है, ये था आपका फिक्स्ड कॉस्ट और इसमें यही चीज़ छोटा सा बच गया। ये ओरिजिन से क्यों है, अगर क्लास ही नहीं होगा तो नोट्स बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बेकार बिचेगा ही नहीं। मीन्स प्रोडक्शन अगर मीन्स क्या है कि स्टूडेंट बढ़ते जाएगा तो नोट्स का ही प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। ठीक है, जब 0 स्टूडेंट था तो 0 पे था, 10 हुआ तो 10 नोट्स दे दिए, 20 स्टूडेंट आया तो 20 नोट्स दे दिए, 50 आया तो 50 दे दिए। ठीक है, इसलिए ये लाइन इसका ऐसे बनता है। ठीक है, सीधा बनता है, ये फ़ोन पे थोड़ा, ठीक है, सीधा बनता है लाइन। चलिए, ये भी हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आइए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स क्या होता है, कॉस्ट इज़ नॉट परफेक्टली फिक्स्ड, नॉट परफेक्टली वेरिएबल। मीन्स जिसमें दोनों का बिहेवियर है, बोथ वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। ठीक है, अब जैसे देखिए, इसका एग्जांपल आपको हम देते हैं। मान लीजिए नवंबर में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है, रैंक आ गया, आप टूर पे चले गए। ठीक है, आप कुछ भी अपने घर का टेलीफोन, आपका मान लीजिए टेलीफोन है आपके घर में, और आप किसी को कुछ कॉल भी नहीं किए उस महीने। ठीक है, तो रेंट फिक्स था कि 500 पर मंथ रेंट फिक्स्ड है, कितना आएगा। और वेरिएबल रेंटेड क्या है, वेरिएबल रेंटेड ये है कि अगर 100 कॉल किए तो 2 पर कॉल के हिसाब से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और अगर 500 कॉल किए तो 3 पर कॉल के हिसाब से जोड़ा जाएगा, पर मिनट कॉल। ठीक है, बट यहाँ फिक्स्ड रेंट था कि अगर कुछ नहीं किए तो ये फिक्स्ड है कि भाई आपको ये अमाउंट सर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए टेलीफोन बिल कितना का आएगा, 500 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए, ड्यूरिंग टूर आपका 500 रुपीज़ आया, ये था एक एग्ज़ाम्पल। और दूसरा एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ 5000 कॉल कर दिए। ठीक है, देन अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल यार वहाँ चल क्यों नहीं था, एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, हायर पार्ट इज़ फिक्स्ड एंड फी फॉर कॉल इज़ वेरिएबल। ठीक है, ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। चलिए अब कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल का यूज़ करके। मान लीजिए आपके वो प्रोडक्ट है, ठीक है, 1000 यूनिट्स बनाना है, 2000 यूनिट्स बनाना है। ठीक है, और 10,000 यूनिट का अमाउंट आपको पता करना है। ठीक है, कि 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा। मान लीजिए 1000 यूनिट्स बनाने में 50,000 रुपया लग रहा है। मीन्स 50,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 50,000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ गया, ₹50। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट। ठीक है, मतलब एक जैसे एक शर्ट को बनाने का कॉस्ट कितना है,
₹50। एग्जाम्पल, वैसे उतना होता नहीं है सस्ता, वो शुरू से देते आ रहे थे कि आपके पापा का शर्ट का फैक्ट्री है, इसलिए यहाँ थोड़ा समझा रहे उसके थ्रू। एक शर्ट बनाने का रेट है ₹50, ठीक है। वैसे ही अगर 2000 शर्ट बनाने के लिए 1,00,000 लगता है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2000, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2000 कितना आएगा? ₹50। मीन्स कॉस्ट ऑफ पर यूनिट शुड बी सेम, यहाँ भी सेम है। तो ये क्या है? तो अब हमको अगर 10,000 प्रोडक्ट बनाने के लिए अमाउंट जानना होगा, ठीक है, 10,000 शर्ट्स बनाने के लिए हमको अमाउंट जानना होगा, तो डायरेक्ट हम ₹50 से इंटू कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा मेरे पास अमाउंट ₹5,00,000, ठीक है। तो ये क्या था? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट इज सेम, पर यूनिट कॉस्ट सेम है, मतलब शर्ट का रेट ₹50 ही है, चाहे कितना भी यूनिट बना लीजिए, ठीक है। और देखिए दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कॉस्ट जो है 1,000 यूनिट बनाएंगे तो भी 2,00,000 लग रहा है, 2,000 बनाएंगे तो भी 2,00,000 लग रहा है, 10,000 बनाएंगे तो भी 2,00,000 लग रहा है। इसका मीन्स क्या है कि क्या है? सेम है, ये यूनिट पर प्रोडक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, टोटल शुड बी सेम। मतलब रेंट आए, स्टूडेंट आए या ना आए, आपको देना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि जो सिक्योरिटी गार्ड आपका पापा का फैक्ट्री में काम कर रहा है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, उसका पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइप का कॉस्ट को क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर देखिए 1,000 यूनिट्स को बनाने के लिए ₹15,000 लग रहा है, मतलब एक शर्ट को बनाने के लिए ₹15 लग रहा है। 2,000 यूनिट बनाने के लिए मान लीजिए ₹30,000 लगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 2,000, यहाँ भी आपको ₹15 लग रहा है, ठीक है। मीन्स अगर 10,000 हमको मैन्युफैक्चर करना है यूनिट, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 15 से इंटू करेंगे, 1,50,000 आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए पर यूनिट कॉस्ट शुड भी सेम था, इसलिए क्या था? वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए सेमी वेरिएबल का एग्जांपल, 1,000 यूनिट बनाने के लिए ₹20,000 लग गया, ठीक है। और 2,000 यूनिट अगर बनाएंगे तो ₹30,000 लगेगा। इसका मतलब 20,000 और 30,000 दोनों का जो कॉस्ट है ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। तो क्या ये वेरिएबल है? तो फिर हम पहले तो चेक कर लिए फिक्स्ड कॉस्ट ये नहीं है। फिर हमने देखा कि जब हम 20,000 को डिवाइड किए 1,000 से, तो कितना आ रहा है? पर यूनिट ₹20 आ रहा है। और 30,000 की तरफ जब हम गए तो ₹15 आ रहा है पर यूनिट। तो इसका मतलब ये वेरिएबल, जैसे यहाँ वेरिएबल में 50 50 50 आ रहा था, तो यहाँ 20 और 15 आ रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है पूरे तरह से। तो ये क्या है फिर? ये है सेमी वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है? सेमी वेरिएबल। इस तरह पता करते हैं सेमी वेरिएबल। और 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, ठीक है, कितना क्या लग जाएगा, ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल इतना तक अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ओवरहेड्स चैप्टर के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर के लिए, ये सब वहाँ पे काम देगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये मार्जिनल कॉस्टिंग के टाइम में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पहले इसको समझने के लिए एक लेटर वाइज बेसिस स्टेप करके वो आपको पहले मार्जिनल कॉस्टिंग समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।